तो थर्ड पार्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने असेंबली लैंग्वेज और असेंबलर के बारे में जाना था। तो इस वीडियो में हम लोग असेंबली लैंग्वेज के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस जानते हैं। सबसे पहले एडवांटेजेस देखते हैं। पहला पॉइंट है इजी टू अंडरस्टैंड। इसका मतलब असेंबली लैंग्वेज को आसानी से समझा जा सकता है, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज निमोनिक्स की मदद से बनती है, तो निमोनिक्स को यूज़र आसानी से समझ सकता है। दूसरा पॉइंट है इजी टू मॉडिफाई। इसका मतलब अगर यूज़र असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते वक्त कुछ गलती कर देता है, तो वह अपनी उस गलती को आसानी से ढूंढकर सही कर सकता है, क्योंकि निमोनिक्स की मदद से असेंबली लैंग्वेज ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में होती है। तीसरा पॉइंट है नो वरी अबाउट एड्रेसेस। इसका मतलब है कि जब यूज़र असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख रहा हो, तो उसको ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि मेरे प्रोग्राम को मेमोरी कहाँ पर मिलेगी, क्योंकि ये काम करना कंप्यूटर का काम है। जैसे मैंने आपको इस वीडियो के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में एक घर वाला एग्जांपल दिया था, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसे देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप वो वीडियोस नहीं देखेंगे तब तक आपको ये एग्जांपल समझ में नहीं आएगा। तो उस घर में तुम्हारी मम्मी यूज़र थी, जो तुमको इंस्ट्रक्शन देती थी कि कमरे से ये चीज़ ले आओ, क्योंकि तुम्हारी मम्मी को तुम्हारे घर के हर कमरे के बारे में पता था कि कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी है। तो उन्होंने तुमको समझा दिया था कि ये चीज़ इस कमरे में रखी है। तो अगर तुम्हारी मम्मी की जगह तुम्हारी पड़ोसन को रख दिया जाए और उसको एक लिस्ट पकड़ा दी जाए और उसमें लिखा हो कि ये चीज़ें तुम्हारे घर में हैं, पर तुम्हारे पड़ोसन को ये ना पता हो कि वो चीज़ें कहाँ पर हैं, बट लिस्ट में ये लिखा हो कि हाँ हाँ ये चीज़ें तुम्हारे घर में अवेलेबल हैं, तो वो लिस्ट निकाल कर तुमसे कहे जाओ चम्मच ले आओ, या फिर ये चम्मच लो और उसे रख दो जाके, तो तुमको पता है कि चम्मच वाला कमरा 103 नंबर का है और तुम उस कमरे में गए और चम्मच रखा है। तो तुम्हारी पड़ोसन को ये चिंता नहीं करनी पड़ी कि ये चम्मच को कहाँ रखा जाए, क्योंकि वो तुम्हें पहले से ही पता था। अब इसका लॉजिक बता दूँ। तुम कंप्यूटर का सीपीयू थे, मम्मी यूज़र थी जिनको मशीन लैंग्वेज आती थी, पड़ोसन दूसरी यूज़र थी जिनको सिर्फ असेंबली लैंग्वेज आती थी, और वो लिस्ट निमोनिक्स थे। वही निमोनिक्स की मदद से तुम्हारी पड़ोसन तुमको इंस्ट्रक्शन दे पाई। चौथा पॉइंट है इट इज़ मेमोरी एफिशिएंट। मतलब असेंबली लैंग्वेज बहुत ही कम मेमोरी कंज्यूम करती है। लास्ट पॉइंट है एफिशिएंसी। मतलब जितना लंबा असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम होता है, उतना ही लंबा मशीन लैंग्वेज का प्रोग्राम होता है। बस एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए, जो काम असेंबलर करता है। अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस। इसमें पहला पॉइंट है मशीन डिपेंडेंट। इसका मतलब असेंबली लैंग्वेज भी मशीन डिपेंडेंट होती है, क्योंकि हर कंप्यूटर की अपनी अलग असेंबली लैंग्वेज होती है और हर कंप्यूटर का आर्किटेक्चर अलग अलग होता है। तो असेंबली लैंग्वेज भी कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स या उसके इंटरनल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है। दूसरा पॉइंट है नॉलेज ऑफ हार्डवेयर रिक्वायर्ड। इसका मतलब है जब यूज़र असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखे, तो उसे कंप्यूटर के हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। असेंबली लैंग्वेज बनाने का उद्देश्य यह भी था कि यूज़र के लिए प्रोग्राम लिखना आसान हो। अगर उसको ज़्यादा डीप में हार्डवेयर की नॉलेज ना हो तब भी काम चल जाएगा। तीसरा पॉइंट है टाइम कंज्यूमिंग। इस लैंग्वेज में प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि उस वक्त असेंबलर असेंबली लैंग्वेज कोड को मशीन लैंग्वेज कोड में बदल रहा होता है, तो इसीलिए एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। अब लास्ट पॉइंट है डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड निमोनिक्स। इसका मतलब है कि कभी कभी कुछ प्रोग्रामर कई निमोनिक्स को समझ नहीं पाते और गलती कर बैठते हैं। तो आई होप कि आपके लिए ये वीडियो कुछ यूज़फुल रहा होगा। तो अब इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में जानते हैं। थैंक यू।